हेलो बच्चों, हम पढ़े थे बेटा वेक्टर, और वेक्टर का आज हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर। वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे थे अपन सदिश, और सदिश के अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिक बातें की उसकी। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर एंटर करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं हम वेक्टर की। तो देखिए कि वेक्टर को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम देखेंगे रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर। तो देखिए कि आप वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर, तो देखिए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो किस तरह से होता है वो देखना है। यहां पर देखिए ये O है और ये P है, ठीक है। वेक्टर को आप एक एरो के सिंबल से, तीर के निशान से व्यक्त करते हो। उसको तीर का जो निशान है ये उसका इनिशियल पार्ट होता है, ये इसका इनिशियल पार्ट होता है, इनिशियल, और ये वाला इसका फाइनल पार्ट होता है या एंड पॉइंट होता है इसका। इसका आप एंड पॉइंट बोल सकते हो, ये इसका एंड पॉइंट होता है, ठीक है। यहां पर इसको बोलोगे इसकी टैल। क्या बोलोगे? इसकी टैल बोलोगे। ये इसकी टैल कहलाती है और ये इसका हेड कहलाता है, ये इसका हेड कहलाता है। ये आप इनिशियल पार्ट और एंड पार्ट ना भी ध्यान रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये वाला पार्ट इसका टेल कहलाता है और ये वाला हेड कहलाता है। हेड, या इसको हिंदी में बोलेंगे शीर्ष, इसको बोलेंगे बेटा पूंछ, ठीक है। तो यहां पर जो ये एरो है, ये तीर का जो निशान है, ये यहां पर वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है। और साथ में ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है, इसका ये वाला इसका हेड है। फिर देखिए मैंने ये कहा कि यहां पर ये कोई ओपी जो है, यहां पर कोई एक फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लग रहा है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ओपी जो है एक फोर्स को दिखा रहा है यहां पर। तो यहां पर इसको आप वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? तो मैंने ये कह दिया भैया कि यहां पर जो ओपी जो है एक फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया फोर्स। चूंकि ये वेक्टर है तो इसलिए मैंने यहां पर एक वेक्टर लगा दिया। और ये क्या है बेटा? ओपी है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप यहां पर वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने कहा ना जी ना, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है जो कि वेक्टर है, तो आप लिख दोगे कि यहां पर जो है ए वेक्टर है, और या फिर इसको लिख देते हो ओपी लिख सकते हो। मैंने कहा नहीं जी, ये जो वेक्टर है, मैंने कहता कोई वेलोसिटी है, मैं यहां पर कोई एक वेलोसिटी लगा रहा हूं, एक वेग लगा रहा हूं यहां पर, तो मैं कह दूंगा तो ये यहां पर क्या है, एक वेलोसिटी को शो कर रहा है यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं जो इस कोई फिजिकल क्वांटिटी उसके ऊपर मैं एरो को निशान लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? यहां पर इस एरो का मतलब क्या है? इस एरो का मीन्स क्या है? बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इस एरो का मीन्स ये होता है कि ये इस ए की डायरेक्शन है। मैंने कह दिया कि भैया मैंने यहां पर ये कह दिया कि जो ए है यहां पर क्या है? फोर्स है यहां पर। मैंने कह दिया यहां पर कि ये कोई फोर्स है यहां पर, ठीक है, और मैंने इस पर एक डायरेक्शन लगा दी यहां पर इसे। तो यहां पर जो एरो का जो सिंबल आ रहा है यहां पर, ये किस बात को शो कर रहा है? तो वो बोलता है कि सर यहां पर जो एफ के ऊपर जो सिंबल आ रहा है ये शो कर रहा है कि ये इस फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो बोले ना बेटा, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि ये फोर्स की डायरेक्शन है। क्यों मतलब नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है कि बेटा मान लो बेटा यहां पर कोई ये ओ पॉइंट है और मैं इस पे फोर्स यू लगा रहा हूं, ठीक है। तब आप यहां पे इसको लिखोगे ना, तो आप जब इसको लिखोगे तो आप इसको यूं लिखोगे, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन तो ये वाली है। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है क्या फोर्स के ऊपर एरो इस तरह से लगा हुआ हो? आपने कभी नहीं देखा यहां पर। तो यहां पर ये जो फोर्स के ऊपर जो एरो लगा हुआ है, ये किस बात को शो कर रहा है? ये इस बात को शो कर रहा है कि आई एम वेक्टर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर आप इस तरह से सिंबल देखोगे एरो का, तो वो यहां पर ये चीज शो करेगा कि आई एम ए वेक्टर। ये यहां पे डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा। हाँ, ये अलग कहानी है कि वेक्टर के अंदर जो कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगी तो उसके अंदर क्या होगा? डायरेक्शन तो उसके अंदर होगी ही होगी, लेकिन ये यहां पर इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है कि लो ये जो डायरेक्शन है, तो ऐसा नहीं है। फिर देखिए बात को बेटा, यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तीर की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो लंबाई जितनी ज्यादा होगी हम कहते हैं उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उतना ही ज्यादा होगा।
अब मैग्नीट्यूड से बात आती है कि भैया सर आप हमें ये बताओ कि इस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे। तो देखो मैंने कह दिया कि ये वाला वेक्टर कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ओके। तो इस ए वेक्टर को मैंने यूं लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा मैं। तो देखो बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड लिखने के लिए तरीका ये होता है कि ए के ऊपर आप वेक्टर लगा दो और यहां पर इसका मोड कर दो। तो ये क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका ये होता है, वेक्टर के ऊपर आपने ये जो ए है उसके ऊपर आपने वेक्टर लिख दिया और ये आपने यहाँ पर 2 लाइनें खींच दी, इसको बोलते हैं मोड। तो यहाँ पर ये जो है इसको अपन बोलेंगे कि ये क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर इसको आप यूं भी लिख सकते हो, इसको आप यूं भी लिख सकते हो। तो ये भी क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही है यहाँ पर। फिर देखिए मैंने यहाँ पर ये कहा है कि यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इस तीर की लंबाई, लेंथ ऑफ एरो। तो आप क्या लिखोगे बेटा इसको, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो, ठीक है। तीर की जो लंबाई है उस पर डिपेंड करेगा इसका सदिश का परिमाण। तो आप इसको लिख सकते हो कि जो सदिश का जो परिमाण होता है, सदिश परिमाण जो होता है वो, ठीक है, तीर की लंबाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। लंबाई जितनी ज्यादा होगी हम बोलेंगे कि उस सदिश का परिमाण भी उतना ज्यादा होगा। जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पर ये कह दिया है कि ये कोई ए वेक्टर है और मैंने ये कह दिया बेटा ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है, और मैंने कह दिया यहाँ पर ये कोई सी वेक्टर है। तो बताओ सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड कौन से वेक्टर का है। तो आप बोलोगे सर देखो इस सदिश का जो परिमाण होता है वो तीर की लंबाई के प्रोपोर्शनल में होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो होगा वेक्टर का वो एरो की जो अपना जो वेक्टर होगा उसकी जो लेंथ होगी, ये जो तीर दिखा रहे हो आप, उसकी जो लेंथ होगी उसके प्रोपोर्शनल में होगा। यानी कि जिस तीर की लंबाई ज्यादा होगी हम बोलेंगे कि उस तीर का जो उस वेक्टर का जो परिमाण होगा सबसे ज्यादा होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर देखिए इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसकी लेंथ है। तो हम बोलेंगे कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि सदिश की जो लेंथ होती है या वो उसके वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसके उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधे समानुपाती होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एरो। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम लेते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। तो देखिए वेक्टर के टाइप कितने तरह के होते हैं वेक्टर, सदिश जो होता है, सदिश के प्रकार, सदिश कितने तरीके के होते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पे देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर सदिश के प्रकार, ठीक है। फर्स्ट आता है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश, इसको बोलते हैं एकांक सदिश। बहुत गजब का है बेटा, ये ध्यान से समझना इसको। यूनिट वेक्टर क्या चीज होती है समझना। देखिए बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर मैं यहां पर ए वेक्टर लेता हूं और उस ए वेक्टर के अंदर मैं यहां पर इसी वेक्टर का के मोड का डिवाइडेशन कर देता हूं, मोड मतलब मैग्नीट्यूड का। मैंने यहां पर सदिश लिया और उसी सदिश का के परिमाण का अगर मैं इसमें डिवाइड कर देता हूं, भाग दे देता हूं, तो मुझे जो मिलेगा यहां पर क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा यहां पर, यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो यहां पर यूनिट वेक्टर जो है क्या हुआ, सदिश और सदिश के परिमाण का डिवाइडेशन जो हुआ वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब इस यूनिट वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो वो भी तो आना चाहिए। तो देखिए मैंने कह दिया कि इससे मुझे जो मिल रहा है यूनिट वेक्टर, उसको आप क्या करोगे, ये तो है बेटा फिजिकल क्वांटिटी वाली, इसके ऊपर आप कैप दिखा दो। कैप दिखाने पर वो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो किसी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वो यूनिट वेक्टर है तो उसके ऊपर आप कैप लगा दीजिए। कैप लगाने पर ये सिंबल होता है यूनिट वेक्टर का। ये यहां पे ये बोलेगा कि मैं यहां पर एक यूनिट वेक्टर हूं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है,
कि वेक्टर के अंदर अगर आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड का डिवाइडेशन कर देते हो तो आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा, और यूनिट वेक्टर के अंदर बेटा यहां पर कैप लगा देंगे यहां पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहानी क्या क्या छुपी हुई है वो देखिए। देखिए मैंने लिखा ए वेक्टर और लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, फिर देखिए इस ए वेक्टर के अंदर क्या क्या कहानी होती है। ए वेक्टर के अंदर तीन चीजें होती हैं। कौन सी होती है बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके अंदर दो चीजें छुपी होती है, और एक होती है डायरेक्शन। तो यानी कि यहां पे आप लिखोगे न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, फिर लिखोगे बेटा आप यूनिट, और फिर लिखोगे यहां पर डायरेक्शन, फिर लिखोगे आप डायरेक्शन। ये तीन चीजें इसके अंदर होती हैं। फिर देखिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या होता है? मैग्नीट्यूड में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक होती है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक होती है बेटा यूनिट। बस दो ही चीज होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा ए वेक्टर हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट, यूनिट एंड डायरेक्शन। अब देखिए आप यहां से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। न्यूमेरिकल वैल्यू से ये कट गया, इससे ये कट गया बेटा, बचा क्या? डायरेक्शन बचा। तो ये कटेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी? 1 आएगी। कितनी आएगी? 1 आएगी। तो आप यहां पे क्या कह सकते हो कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, दूसरी बात यहां पे ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन को शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है यहां पर। ये यहां पर दिशा को बताता है। यानी कि यूनिट वेक्टर का काम क्या होगा? यूनिट वेक्टर का काम ये हुआ कि वो यहां पर डायरेक्शन को बताएगा, डायरेक्शन को शो करेगा यहां पर। ठीक है, अब आपने कहा सर चलो ठीक है कि यूनिट वेक्टर के अंदर इतनी सारी चीजें होती है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, और एक ये डायरेक्शन शो करता है, इसके अलावा कोई चीज नहीं होती। तो सर अब मैं आप ये बोल दूं कि किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड जो होता है, सॉरी, अगर किसी भी वेक्टर का वैल्यू जो होता है, अगर किसी भी वेक्टर की वैल्यू 1 हो तो मैं उसको बोल दूं कि वो 1 न्यूटन है, सॉरी वो यूनिट वेक्टर है। देखो कहने का मतलब ये कि मैंने आपसे ये कहा कि ये कोई फोर्स है और उसकी वैल्यू कितनी है? 1 न्यूटन की है। तो क्या यहां पर ये जो फोर्स है एक यूनिट वेक्टर है क्या? सोचो, सोच के बताओ। आप बोलोगे कि सर फोर्स यहां पर की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 न्यूटन की आ रही है, ये 1 वैल्यू आ रही है, 1 वैल्यू आई है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ आ गई बेटा, एक गड़बड़ आ गई। गड़बड़ एक क्या आई? गड़बड़ एक ये आई कि यहां पर क्या लगा हुआ है? न्यूटन लगा हुआ है, यानी कि इसका यूनिट लगा हुआ है। और आपने यहां पर देखा कि यूनिट वेक्टर के अंदर यूनिट अब्सेंट होता है, क्योंकि तो कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये तो यहां पर कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट वेक्टर के अंदर यूनिट नहीं होता। तो इसका मतलब ये यहां पर यूनिट वेक्टर नहीं है, ये यहां पर यूनिट वेक्टर नहीं है। तो अब हम क्या समझे? अब हम ये समझे कि सर जब भी आप यूनिट वेक्टर की बात करोगे, जब भी आप यूनिट वेक्टर एकांक सदिश की बात करोगे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? एकांक सदिश। जब भी आप यहां पर एकांक सदिश की बात करोगे तो एकांक सदिश में यहां पर दो चीजें आएगी। एक तो ये आएगा कि ये जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। दूसरी चीज ये आएगी कि ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है? ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, यूनिट लेस होगा, इसका मतलब क्या होगा? ये डायमेंशन लेस भी होगा, यानी कि विमाहीन भी होगा। विमाहीन, डायमेंशन लेस होगा, विमाहीन होगा। ठीक है, तीसरी बात ये होगा कि यहां पर यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है। किसको शो करता है? डायरेक्शन को शो बताता है, ये डायरेक्शन को शो करेगा। अब देखें कि डायरेक्शन को शो करता है। सर डायरेक्शन तो हमें पता है कि आपने हमें बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था कि डायरेक्शन जो होती है वो 6 होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अप एंड डाउन। तो अब यहां पर इसको लेने की कहां जरूरत पड़ गई? तो देखो बेटा, अब यूनिट वेक्टर के अंदर ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो डायरेक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं बेटा। आओ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। यहां पर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये चीज सीखने से आप जो है फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो होती है, मानक जो दिशाएं होती हैं,
स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो होती है वो कौन सी होती है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो होती है वो। और इसमें एक होती है बेटा अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। ठीक है, तो वो भी डायरेक्शन होती है। तो इस तरह से हमारे पास कितनी होगी, 6 डायरेक्शन होगी। तो अब यूनिट वेक्टर के अंदर भी डायरेक्शन होती है, यूनिट वेक्टर के अंदर भी जो डायरेक्शन होती है बेटा, ये भी डायरेक्शन का शो करेगा। तो यहां पर डायरेक्शन क्या क्या होगी वो देखें बेटा। देखो यहां पर मैं अगर बात करता हूं, ये एक्स है बेटा, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये प्लस का एक्स है बेटा, ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है और ये प्लस का जेड है और ये अंदर माइनस का जेड है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहानी होगी बेटा, अगर मैं प्लस एक्स लेता हूं तो इसकी डायरेक्शन को आप आई कैप से दिखाओगे, यहां की ये जो डायरेक्शन आएगी इसको आप आई कैप से दिखाओगे। ठीक है, अगर मैं यहां पे माइनस एक्स लेता हूं यानी कि ये वाली डायरेक्शन लेता हूं तो प्लस आई का आप क्या लिखोगे बेटा, माइनस का आई कैप लिख दोगे। ठीक है, आप बोल तो ना जी मैं तो यहां पर प्लस वाई लेता हूं, तो अगर आप प्लस वाई के अंदर कोई डायरेक्शन लेते हो तो उसको आप लिखते हो बेटा प्लस का जे कैप। ठीक है, यहां पे देखिए अगर मैं यहां पर माइनस वाई के अंदर डायरेक्शन लूं, माइनस वाई मतलब इस साइड के अंदर डायरेक्शन लूं, तो इसको आप लिखोगे बेटा माइनस का जे कैप। ठीक है, जेड अगर आप प्लस जेड डायरेक्शन लेते हो तो यहां पर जो डायरेक्शन आएगी बेटा के कैप आएगी प्लस का, इसको आप प्लस के दिखाओगे। ये हमारे फिजिक्स के अंदर है, वेक्टर के अंदर जो डायरेक्शन जो होती है उसको हम इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, फिर देखिए माइनस जेड हो तो आप लेंगे माइनस का के कैप। तो इस तरह से हमारे फिजिक्स के अंदर जो डायरेक्शन निकल के आई है वो आई कैप, जे कैप, के कैप पे आई है। यहां पर कैप दिखा रहा है यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि ये यहां पर डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो डायरेक्शन निकल के आई है वो क्या निकल के आई है बेटा, आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर वो प्लस एक्स के अंदर है तो वो क्या हो जाएगी बेटा, प्लस का आई कैप, माइनस के अंदर है तो माइनस का आई कैप, प्लस का वाई है तो प्लस का जे कैप, अगर माइनस का वाई है तो माइनस का जे कैप, प्लस का जेड डायरेक्शन के अंदर ली हमने तो प्लस का के कैप, और माइनस का जेड डायरेक्शन ली है तो ये यहां पर माइनस का के कैप निकल के आई है। अब देखिए अगर मैं इस डायरेक्शन को लेते हुए क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन जो होगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना हार्ड हो जाएगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत दिक्कतें हो जाएगी। तो क्या किया जाए, तो मैंने क्या किया है कि ये जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है और ये जो अपनी फिजिक्स के यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है उन दोनों को मैंने यहां पर मिक्स कर दिया है। मिक्स करने से क्या फायदा होगा, मिक्स करने से फायदा ये होगा कि आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मिक्स कैसे किया देखो, मिक्स कैसे किया देखो, यहां पर देखिए ये ईस्ट है बेटा, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। तो मैंने यहां पे इसको मिक्स कर दिया है। अब सॉरी मिक्स कर रहा हूं मैं, इस ईस्ट को आप प्लस एक्स मान सकते हो, भाई मान सकते हो, तो प्लस एक्स का मतलब आई कैप, तो यहां पर आप इसको आई कैप लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है माइनस एक्स है बेटा, तो माइनस एक्स है इसलिए आप इसको माइनस का आई कैप लिख सकते हो, तो यहां पे आप इसको लिखोगे माइनस का आई कैप। फिर देखिए यहां पर प्लस का वाई कैप यानी कि नॉर्थ, ये क्या है, ये है बेटा वाई, प्लस का वाई, तो प्लस का वाई मतलब यहां पे आप लिख सकते हो प्लस का जे कैप। यहां पे देखिए बेटा माइनस का वाई मतलब माइनस का जे कैप, तो मतलब माइनस का जे कैप। अब देखिए जेड बचता है, जेड का मतलब प्लस जेड का मतलब अपवर्ड, माइनस जेड का मतलब डाउनवर्ड, तो प्लस जेड होगा
तो हम लेंगे प्लस का के कैप, अगर माइनस जेड होगा तो हम क्या लेंगे माइनस का के कैप। इस तरह से हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो है और यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन जो है यहाँ पर, इसको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और मिक्स करके ये यहाँ पर अपना एक पर्सनल जो है वो नियम बना दिया। मैंने पर्सनल क्यों कहा, क्योंकि बेटा फिजिक्स के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ईस्ट को क्या बोलो आई कैप बोलो, वेस्ट को क्या बोलो माइनस का आई कैप बोलो, नॉर्थ को प्लस का जे कैप बोलो और साउथ को माइनस का जे कैप बोलो। ये पूरे फिजिक्स के अंदर कहीं पर भी ऐसा कोई रूल्स नहीं है। तो ये जो है अपनी एक पर्सनल चीजें हैं जो डेवलप की गई है, जिससे कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आसानी से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए कभी ये मत बोलना कि सर हमने तो फिजिक्स पूरी पढ़ ली और उस फिजिक्स के अंदर ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो ये बेटा फिजिक्स के अंदर कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको आप आई कैप बोलिए और इसको आप माइनस का आई कैप बोलिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये हमने हमारी सुविधाओं के हिसाब से बना लिए हैं एग्जाम में क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए कि आप ऐसा लिख सकते हो, फिर बाद में आप इसको इस तरह से कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं आगे क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा तो आप वहां पे पाएंगे भी कि ऐसा करने से हमारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि सर यहाँ पे देखो ये तो फिजिक्स का कोई रूल है नहीं। ये तो मैं भी बोल रहा हूँ बेटा कि फिजिक्स में ऐसा कोई रूल नहीं है कि ईस्ट को आप जो है आई कैप मानिए और वेस्ट को आप माइनस का आई कैप मानिए। तो इस चीज का आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर हमने पढ़ा फर्स्ट टाइप जो है वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अब हम पढ़ते हैं बेटा सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या है बेटा, इक्वल वेक्टर। क्या हम पढ़ रहे हैं बेटा, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है भाई, इक्वल वेक्टर क्या है, तुल्य सदिश। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, तुल्य सदिश बोलेंगे। ये है तुल्य सदिश। तो देखिए भैया ये तुल्य सदिश क्या होता है, यहां पर समझने बात को। भाई ऐसा वेक्टर भाई तुल्य का है, इक्वल का। इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर होना चाहिए। और बराबर होना चाहिए भाई वेक्टर के अंदर जब चीजें बराबर होगी, जब उस वेक्टर के अंदर जो चीजें आती है वो सब क्या हो, बराबर हो। मुझे पता है कि एक वेक्टर के अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो आती है बेटा मैग्नीट्यूड और एक आती है बेटा डायरेक्शन। ये दो चीजें आती हैं। आप बोलोगे सर आपने थोड़े समय पहले तो कहा था कि वेक्टर के अंदर तीन चीजें आती हैं। बिल्कुल बेटा, यहां पर मैग्नीट्यूड के अंदर बेटा दो चीजें इंक्लूड है। तो दो चीजें बोलो या तीन चीजें बोलो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीजें शामिल होती है बेटा। कौन कौन सी, एक तो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, एक तो ये, और साथ में इसका यूनिट, ये चीजें भी होती है बेटा। तो यहां पर देखिए आप कि वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये कहा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब ही क्या होता है भाई, बराबर हो। और बराबर तभी होंगे ना बेटा जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, बराबर हो, तभी हम इसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। देखिए कैसे, मैंने यहां पे ये कह दिया है कि ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है। बताओ क्या इक्वल वेक्टर है क्या, बिल्कुल है सर, क्योंकि इक्वल वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर इक्वल होगी तभी हम बोलेंगे कि वो इक्वल वेक्टर है। यहां पर यहां पे देखिए सर, इस तीर की जो लेंथ देखिए वो क्या है, इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, एक बात तो होगी। दूसरी देखिए सर, इसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या, दोनों इक्वल है, इस साइड के अंदर है, तो दोनों डायरेक्शन क्या है इसकी, इक्वल है। तो इस कारण ये क्या है, इक्वल वेक्टर है यहां पर। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर एक चीज और लेता हूं, मैंने यहां पर ये ले लिया, क्या ये इक्वल वेक्टर है क्या? आप बोलोगे देखिए सर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो इसका इक्वल आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक बात और है, डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, इसकी इक्वल होनी चाहिए, तभी ये इक्वल वेक्टर होंगे। तो यहां पर जो है ये जो है दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लो जी सर, यहां पे देखिए, ये देखिए ये ए वेक्टर है सर और ये बी वेक्टर है, क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर है क्या? आप बोलोगे नहीं सर। आप यहां पे देखो कि वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो तो क्या है, दोनों की इक्वल है, लेकिन यहां पर इनका दोनों का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये वेक्टर जो है इक्वल वेक्टर नहीं है यहां पर। ठीक है, यहां पर मैं ये बोल दूं, ऐसे ही मैं यहां पर ये बोल दूं कि देखो भैया कि मेरे पास एक है 500
फोर्स है मेरे पास, मैंने कहा फोर्स है 500 न्यूटन और ये आई कैप, ओके। और मैंने बोल दिया वेलोसिटी है मेरे पास कितना, मैंने ये बोल दिया यहाँ पर वेलोसिटी जो है यहाँ पर मैंने बोल दिया कितना 500 न्यूटन जे कैप। क्या ये दोनों, सॉरी आई कैप बोल दिया मैंने यहाँ पर 500 मीटर पर सेकंड और ये आई कैप, तो क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर है क्या? आप बोलोगे देखो सर डायरेक्शन तो इसकी सेम है, चलो इसमें तो कोई लोचा है ही नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करो तो दिखने में तो 500 जो है ना दोनों बराबर है यहाँ पर, लेकिन आगे देखो बेटा ये जो न्यूटन है और ये कितना मीटर पर सेकंड है, तो इस कारण इनका ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, इसका मतलब ये जो है वेक्टर जो है इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट भी आता है, ये दोनों भी समान, यानी कि तीनों चीज़ समान होनी चाहिए तब जाकर के हम बोलेंगे कि वो इक्वल वेक्टर है, वरना नहीं है। जैसे कि मैं ये बोल देता हूँ यहाँ पर कि जो v है वो कितना है 50 मीटर, ठीक है ना, पर सेकेंड है मैंने, ठीक है, और ये आई कैप है। फिर मैंने कह दिया एक v जो है वो कितना है, वो है यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड आई कैप। तो आप इसके अंदर बोल सकते हो कि सर देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, यहाँ पर ये 50 मीटर पर सेकेंड है और ये देखो 50 इंटू 100, एक मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, इसका मतलब इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो इक्वल है और इसका यूनिट भी क्या है, इसका इक्वल है, और डायरेक्शन भी इसकी क्या इक्वल है, इस कारण ये जो होंगे ये यहाँ पर इक्वल वेक्टर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो होंगे इक्वल वेक्टर होंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि इक्वल वेक्टर के अंदर जो बातें समान होगी वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सर इक्वल वेक्टर में क्या चीज होगी, मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा और प्लस के अंदर जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी, तो हम बोलेंगे क्या होगा, वो इक्वल वेक्टर होगा। फिर देखिए यहां पर कि भैया इस वेक्टर को आप शो कैसे करोगे, जैसे आपने कहा ना बेटा ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर है, इसको आप शो कैसे करोगे, तो देखो कैसे शो करेंगे इसको। मैं कहूंगा भैया इसको मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो ये कहूंगा क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन समान है और ये इनकी यूनिट भी समान है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसकी समान है, तो इसका ये दोनों वेक्टर बराबर है, इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। लिखना आना चाहिए बच्चों, बिना इसके आप फिजिक्स को नहीं सीख पाओगे, वेक्टर को नहीं सीख पाओगे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, साथ में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको तीनों फॉर्म में लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, बिल्कुल लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी डायरेक्शन जो है आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड और इसकी जो डायरेक्शन दोनों इक्वल है, इस कारण दोनों वेक्टर क्या इक्वल है। यहां पर देखेंगे आप इसको कि इसका मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, इसलिए आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। यहां पे आप देखेंगे कि इनकी जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है, इस कारण इसको इस डायरेक्शन में इसके फॉर्म में भी लिख सकते हो। फिर देखिए यहां पर मैं यही लिखता हूं, चलो ये हम आगे देख लेंगे। तो यहां पर इस तरीके से हम जो है इस इक्वल वेक्टर को आप यहां पर लिख सकते हो। उसके बाद जो सेकंड वेक्टर आता है, ठीक है, थर्ड, ये है इक्वल वेक्टर मेरा सेकंड है, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर जो था यूनिट वेक्टर था। अब हमारे पास में आएगा थर्ड वेक्टर और वो है कौन सा, नेगेटिव वेक्टर, या इसको बोलेंगे ऑपोजिट वेक्टर। देखिए नेगेटिव वेक्टर या ऑपोजिट वेक्टर क्या होता है, समझने बात को। देखो इसके अंदर ये होता है कि मैग्नीट्यूड तो क्या हो बेटा, मैग्नीट्यूड तो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, बट जो डायरेक्शन हो क्या हो, ऑपोजिट हो। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, तब वो वेक्टर कैसा होगा, नेगेटिव वेक्टर या ऑपोजिट वेक्टर। कैसे, फॉर एग्जांपल, तो देखिए बेटा यहां पर मैंने ये कहा ये है मेरे पास कोई ए वेक्टर, ओके,
और फिर मैंने ये कह दिया यहां पर, ये कह दिया मैंने, यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो देखिए ये बी वेक्टर है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो देखिए, तीर की जो लंबाई है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या है, इक्वल है इसका। लेकिन इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका ऑपोजिट है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे या इसको ऑपोजिट वेक्टर बोलेंगे यहां पर। फिर देखिए यहां पर मैं इसको और भी तरीके से लिख सकता हूं। मैंने कहा भैया कि जो ये जो वेक्टर होता है अपना नेगेटिव वेक्टर होता है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। डायरेक्शन जो है इसकी क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट हो सकती है। तो अब देखिए यहां पर मैं एक और बनाता हूं। मैंने कह दिया भाई ये ए वेक्टर है और ये मैंने कह दिया बी वेक्टर है, ठीक है। तो आप देखोगे सर कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, और इसके अकॉर्डिंग ये जो है नेगेटिव वेक्टर होने चाहिए। लेकिन यहां पर एक बात और कही मैंने कि मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होना चाहिए, इसका इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर जो है ये यहां पर नेगेटिव जो एंगल है, सॉरी नेगेटिव वेक्टर नहीं है यहां पर, ये यहां पर नेगेटिव वेक्टर नहीं है, ऑपोजिट वेक्टर यहां पर नहीं है यहां पर, ठीक है। फिर देखिए अब इसके अलावा देखिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, ये यहां पर ऑपोजिट या कह सकता हूं नेगेटिव वेक्टर है यहां पर, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन से क्या है यहां पर ऑपोजिट है। तो इस कारण हम इसको बोल सकते हैं नेगेटिव एंगल या ऑपोजिट एंगल, सॉरी वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर। तो यहां पर देखिए हमने यहां पर वेक्टर लिया, ये ऑपोजिट वेक्टर। इस ऑपोजिट वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको आप लिखोगे कैसे, तो देखिए बच्चों इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसका मतलब ये होगा कि डायरेक्शन भी इसकी सेम है और इसका मैग्नीट्यूड भी वो क्या है, सेम है। लेकिन यहां पर ऐसा है क्या, यहां पर ऐसा नहीं है, तो इसको आप लिखोगे ये। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको यूं लिख सकते हो ए बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, इसलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो। एक तरीका और है, इसको आप यूं भी लिख सकते हो, ये और ये ना, ये ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि भैया इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, इसका मतलब तो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सेम डायरेक्शन है, लेकिन यहां पे क्या है, डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है, तो हम लिखेंगे इसको ऐसे। तो ये यहां पर जो है इस तरह से लिख सकते हैं यहां पर। तो ये यहां पर हमने देखा नेगेटिव वेक्टर और पॉजिटिव ऑपोजिट वेक्टर, और फिर हमने देखा इक्वल वेक्टर, उससे पहले देखा हमने यूनिट वेक्टर। ये तीन टाइप जो थे हमने यहां पर पढ़े, और इसको हमने कैसे लिखा वो भी तरीका आपको आना चाहिए, इसके बिना बात अधूरी है। फिर देखिए इसके अलावा एक वेक्टर और होता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, देखिए कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, देखिए समतलीय सदिश। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, जैसे मेरे पास में एक कोई प्लेन है, ये प्लेन है, और इस प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर पाए जाएंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे यहां पर, ठीक है, ओके। तो यहां पर मैंने कहा कि ये कोई प्लेन है और इस प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर पड़े हुए हैं वो सब के सब क्या होंगे बेटा, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। यहां पे आप देखेंगे बेटा कि वेक्टर के बारे में एक चीज आती है, ठीक है, उसका भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। जैसे कि हमने ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसको उठा के मैंने यहां पटक दिया, तो कोई बुरी बात की क्या मैंने, सर आपने उसको उठा के यहां पटक दिया तो कोई फर्क पड़ा क्या, मैं देखता हूं सर वेक्टर के अंदर होती है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, अगर ये दोनों सेम रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों बदल गए इसका मतलब वेक्टर जो है वो चेंज हो गया। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड ये और मैग्नीट्यूड ये, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है यहां पर, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया। डायरेक्शन बेटा इसकी भी इधर है और इसकी भी इधर है, यानी कि वेक्टर को उठा करके यहां पे पटक दीजिए
इसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो सेम बनी रहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इस वेक्टर को इसको उठा करके यहां पटक देते हो। इसको बोलते हैं वेक्टर का शिफ्टिंग होना। मतलब आप वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो, वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हो, और जब आप वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो ना तो उसके वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज और बेटा, अगर बेटा मैंने यहां पर कोई वेक्टर लिया ये वाला, ठीक है, अगर मैं यहां पर इस वेक्टर को किसी एंगल पर टर्न कर देता हूं, कोई एंगल है बेटा, तो यहां पर ये जो ए वेक्टर था मैंने यहां पर इसको टर्न कर दिया है, तो यहां पे आप देखोगे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों अब इक्वल वेक्टर नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? कैसे? देखो सर मैग्नीट्यूड तो इसका इक्वल है। नहीं बेटा, केवल मैग्नीट्यूड से बात नहीं बनने वाली, यहां पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या दोनों की डायरेक्शन सेम रही है क्या? तो दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं रही है। नहीं रही है इसका मतलब ये यहां पर वेक्टर चेंज हो गया, ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है यहां पर। फिर देखिए, अगर मैं इस वेक्टर को, ये वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं यहां पर 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में इसको मैं टर्न कर देता हूं, 2 पाई के पूर्ण गुणक में उसको मैं टर्न कर देता हूं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई में उसको मैं अगर टर्न कर देता हूं तो देखते क्या होता है। 2 पाई का मतलब वही होता है 360 डिग्री। अगर मैं इसको 360 डिग्री पे आप उसको टर्न कर देता हूं, ये यूं गया 180 आया, फिर वापस आया और फिर वापस यहीं पे आ गया, तो यानी कि 2 पाई पर वो वापस यहीं पे ही आ जाता है। अब जब वो वापस यहीं पे आ जाता है तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी वही रहा है, इसकी डायरेक्शन भी वही रही है, तो इसका मतलब आप वेक्टर को 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में आप उसको टर्न करवा दीजिए तो उस वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और दूसरी चीज हमने ये सीखी कि आप वेक्टर का आप शिफ्टिंग कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं, यहां पर मैंने ये कहा कि भाई कोप्लेनर वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, एक ही प्लेन के अंदर, जैसे मेरे पास ये प्लेन है, इस प्लेन के अंदर पाए जाने वाले जितने भी वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। आप यहां पे देखिए, ये कोई एक बोर्ड है, ठीक है ना, और इसके अंदर कोई एक वेक्टर पड़ा हुआ है और एक वेक्टर जो है वो यहां है, मेरे पास यहां पर है, ठीक है, तो क्या ये कोप्लेनर वेक्टर है क्या? आप बोलोगे देखो सर ये प्लेन है और ये वेक्टर यहां पड़ा हुआ है, ये वेक्टर तो बाहर पड़ा हुआ है, तो कोप्लेनर कैसे हो सकते हैं? तो देखिए बच्चों, ये हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वेक्टर की शिफ्टिंग की जा सकती है, वेक्टर की शिफ्टिंग करने से वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इस वेक्टर को यहां पे ला सकता हूं, तो इस बोर्ड के प्लेन में ला सकता हूं, इसका मतलब वो वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर होगा। कोप्लेनर वेक्टर के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है कि दो वेक्टर जो होता है, मिनिमम 2 वेक्टर जो होते हैं वो हमेशा कोप्लेनर वेक्टर ही होते हैं। आप कैसे रख दिए इसको, ठीक है, इसको आप कैसे ही रख दीजिए, तो ये क्या होंगे बेटा, एक प्लेन के अंदर आएंगे। एक प्लेन के अंदर आने का मतलब ये होता है कि उस वेक्टर को आप इस तरह से रखिए कि आप उस पर एक हाथ को चलाइए इस तरह से, ठीक है, तो आराम से आप उस पर अगर आप हाथ चला सकते हो तो इसका मतलब क्या, वो एक प्लेन के अंदर है, ठीक है, एक ही तल के अंदर है, तो वो वेक्टर कैसे होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। तो दो वेक्टर जो होते हैं वो हमेशा कोप्लेनर वेक्टर ही होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं 3 वेक्टर, तो देखिए बेटा 3 वेक्टर जो होते हैं वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मे बी यस मे बी नो। कैसे? देखो, अगर वो बेटा ऐसे पड़े हुए हैं 3 वेक्टर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोप्लेनर है यहां पर। लेकिन मैंने यहां पर 3 वेक्टर को अगर मैंने यहां पर यूं रख दिया, ये ऐसे रख दिया, ये तीसरा क्या बेटा इसके परपेंडिकुलर है, तो ये यहां पर कोप्लेनर वेक्टर नहीं है यहां पर। तो यहां पर 3 वेक्टर जो होते हैं वो कोप्लेनर मे बी यस और मे बी नो, लेकिन मिनिमम 2 वेक्टर जो होते हैं वो ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होंगे यहां पर। अब देखिए इसके बाद हम जो ले रहे हैं बेटा नल वेक्टर, तो देखिए नल वेक्टर क्या है, नल वेक्टर, नल वेक्टर यानी कि शून्य सदिश, बेहतरीन है बेटा ये, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, शून्य सदिश क्या है। देखिए शून्य सदिश, नल वेक्टर जो है, देखिए शून्य सदिश यहां पर यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0 होता होगा, तभी तो बेटा इसको नल वेक्टर का है, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है 0, बिल्कुल, यानी कि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 0। इसको आप एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो।
ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0 होता है, और इसको आप एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर देखिए दूसरी बात कि जब आपने इसको नल वेक्टर कहा है, इसका मतलब नल वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, तो वो डायरेक्शन क्या होती है वो हम समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैंने ये कहा बेटा, यहाँ पर मैंने ये कहा कि यहाँ पर देखिए 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इसका इधर लग रहा है, ठीक है। ये अपने पास में आई कैप है और ये अपने पास में माइनस का आई कैप है। तो यहाँ पे देखिए एफ नेट कितना बोलेंगे आप बोलोगे सर एफ नेट जो है यहाँ पर 10 आई कैप और माइनस का 5 का आई कैप, ओके यही करोगे बेटा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे कितना हुआ, 5 का आई कैप हुआ, ये यहाँ पर एफ नेट हुआ, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपने पास में प्लस का आई, ये इसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड अपने पास में है, ठीक है। अब देखिए तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप। इसी तरह से आपको बतानी है कि नल वेक्टर की कोई डायरेक्शन होती है क्या, तो देखो बेटा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि भैया ये जो है 5 न्यूटन का फोर्स मैं प्लस का आई कैप में लगा रहा हूँ, ठीक है, ये प्लस का आई कैप है, ओके, और ये मैं यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स है माइनस का आई कैप में लगा रहा हूँ। तो मुझे इसका जो है एफ नेट जो है वो कितना आता है वो मुझे बताना है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखिए मैं लिखूंगा इसको एफ नेट, ओके, एफ अपने पास में प्लस का आई कैप, ठीक है, और ये माइनस का 5 और ये माइनस है यहाँ पर माइनस का 5 का आई कैप, ठीक है, ये अपने पास में माइनस का है। भाई ये प्लस लगा लो या फिर आई लगा लो, एक ही बात है बेटा। तो आप ये लगाओगे तो ये बेटा माइनस का है और ये प्लस का है, तो आपके पास में जो एफ नेट निकल के आएगा, आपके पास में एफ नेट जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 0 प्लस माइनस का आई कैप, आएगा नहीं आएगा, ये तो कितना हो बेटा माइनस माइनस 0 हो गया, ठीक है। और ये देखिए ये माइनस का आई डायरेक्शन है और ये प्लस का आई डायरेक्शन है, तो ये आपके पास निकल के आ गई। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसका नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, वो कितना है, 0 है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरा देखो आप, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसकी या तो प्लस का आई कैप होगी और या फिर माइनस का आई कैप होगी, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन होगी, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम डेफिनेटली बता नहीं सकते कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यानी कि इसकी डायरेक्शन तो होती है लेकिन अनिर्धारित होती है, अनिर्धारित होती है, हम यहाँ पर बता नहीं सकते इसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेकिन नल वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो अब हम समझ गए हैं कि नल वेक्टर की जो है वो डायरेक्शन होगी ही होगी, ठीक है। चूंकि नल वेक्टर है इसको आप डॉट से दिखाते हो, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसको आप इसका डायरेक्शन भी होता है, लेकिन डायरेक्शन आप बता नहीं पाओगे कि कौन सी वाली होगी, यानी कि अनिर्धारित है, ठीक है। फिर देखिए एक और नल वेक्टर के बारे में, अगर नल वेक्टर को किसी भी वेक्टर के अंदर अगर आप नल वेक्टर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ऐड कर लो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर इस नल वेक्टर में इस वेक्टर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसमें से आप 0 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो भी क्या आएगा, ए वेक्टर आएगा, इस वेक्टर के अंदर आप 0 को ऐड कीजिए तो भी कितना आएगा, ए वेक्टर ही आएगा। यानी भी किसी भी वेक्टर के अंदर अगर आप नल वेक्टर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उस वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आज हमने यहाँ पर वेक्टर के बारे में चर्चा की, ठीक है, कि वेक्टर जो है वो कितने टाइप के होते हैं वो सब पढ़े, हमें आने भी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में हमने जितने भी टाइप होते हैं वो सब हमने यहाँ पर पढ़ लिए। तो आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट जो है अपन कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।